ईस्ट इंडिया कंपनी जब सर्वप्रथम भारत आया तो उसका सबसे पहला उद्देश्य भारत से अधिक लाभ कमाना था। और उसे सबसे बड़ी उपलब्धि 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात हुआ, और दूसरी उपलब्धि 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात, जब उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। और उसके पश्चात वो भू राजस्व का दर अपने हिसाब से लगाता था और लगान वसूल करता था। तो उनके भू राजस्व नीतियों की वजह से किसान परेशान होना शुरू हो गए, और उनके आय के दो स्रोत हो गए, एक व्यापार और एक भू राजस्व दर। भू राजस्व से वो अधिक से अधिक लाभ कमाना शुरू कर दिया, और इससे सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ वो किसानों को हुआ। जो किसान बेचारे अपना लगान वो नहीं दे पाते थे, कर्ज के तले दबते चले गए, और इस प्रकार शुरू हुआ किसान विद्रोह। तो आज हम किसान विद्रोह के बारे में जानेंगे, उनके कारण के बारे में जानेंगे, इसके पश्चात नील विद्रोह के बारे में जानेंगे। नील विद्रोह के घटनाक्रम के बारे में आज पूरे विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आज किसान विद्रोह के बारे में, उसके कारण के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व नीति थी। कठोर भू राजस्व नीति क्यों थी? क्योंकि राजस्व की दर अत्यधिक थी, और जिसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। अंग्रेज जो थे वो देखते ही देखते भू राजस्व दर बढ़ाते चले गए, जिसके कारण किसान लगान नहीं दे पाते थे, राजस्व दर चुका नहीं पाते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई और वो विद्रोह के भावना से ग्रसित हो गए। और दूसरा कारण था कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति ने भुखमरी को बढ़ाया। वाणिज्यीकरण की नीति क्या है? खाद्यान्न फसलों के अपेक्षा नगदी फसलों को अधिक बढ़ावा देना। तो खाद्यान्न फसल जो अनाज होते हैं, और नगदी फसल जैसे कि नील की खेती, अफीम की खेती और कपास की खेती, इस प्रकार से उस समय ज़्यादातर नील, कपास, अफीम वगैरह पे ज़्यादा इन लोग ध्यान दिया करते थे और इसकी खेती कराया करते थे ज़बरदस्ती किसानों से, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना था और यहाँ से कच्चे माल को उठाते थे और अपने देश में जाकर के उसको बेचा करते थे, उससे मुनाफा ये कमाया करते थे, जिसके कारण यहाँ पे किसानों को भूखमरी झेलना पड़ा, क्योंकि वो खाद्यान्न नहीं उपजा पा रहे हैं। कभी अकाल पड़ गया तो उनके पास न खाने के लिए पैसा है, न लगान देने के लिए पैसा है। तो इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति से भूखमरी को बढ़ाया गया। तीसरा, भारतीय जमींदार व साहूकारों से के शोषण से परेशान हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसान लगान की दर से वो ग्रसित थे तो साहूकारों के पास जाते थे, जमींदारों के पास जाते थे सहायता के लिए, और ये इनसे कर्ज लेते थे और ये अधिक दर पे कर्ज दिया करते थे, जिसके कारण इन्हें भी किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे, इनके ब्याज तक को नहीं दे पाते थे, जिसके कारण किसानों की ज़मीन को हड़प लिया जाता था। और इस वजह से किसान विद्रोह करना शुरू कर दिए, और इसके बाद ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण इनकी क्रय शक्ति में भी गिरावट आई, क्योंकि किसानों के पास एक ही स्रोत हुआ करता था बेचने के लिए, वो थे अंग्रेज, क्योंकि उस समय नकदी फसलों को उपजाया जाता था और नकदी फसल लेने वाले कौन थे? अंग्रेज। और वो अपने ही दर पे किसानों से वो उपजाया हुआ जो भी फसल था वो लिया करते थे, जिसके कारण किसानों को मुनाफा नहीं मिलता था, और मुनाफा नहीं मिलने के कारण वो
उनकी क्रय शक्ति में गिरावट होती चली गई और भूखमरी की समस्या बढ़ती चली गई। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव इंडिया में देखने को मिला, क्योंकि रूस में किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया। वहाँ भी इस प्रकार का प्रॉब्लम था, जिसके कारण किसानों ने विद्रोह किया, और यहाँ इंडिया में लोग उससे प्रभावित होकर के अंततः विद्रोह के भावना से परिपूर्ण होकर के विद्रोह करना शुरू किए। और सबसे पहला विद्रोह जो था वो देखने को मिला नील विद्रोह के रूप में, जो 1858 से 1860 के बीच में हुआ। अब देखेंगे कि नील विद्रोह, नील क्या है। सबसे पहले तो हम नील के बारे में जानेंगे। नील एक पौधा है। ये पौधा आप देख रहे हैं, नील को इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है। ये वस्त्रों की रंगाई के लिए की जाती है। इसका फसल उस समय हुआ करता था कि केमिकल का उस समय जानकारी नहीं थी लोगों की, और बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र वो लोग पहन नहीं सकते थे। उन्हें कलर चाहिए होता था, और कलर कहाँ से मिलेगा? नील से, क्योंकि उस समय कलर के लिए सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था नील। और नील की खेती जबरदस्ती किसानों से कराई जाती थी, और वस्त्रों की रंगाई के लिए इसका उपयोग होता था। यह ब्रिटिश वस्त्र उद्योग हेतु एक अनिवार्य कच्चा संसाधन था, क्योंकि ब्रिटिश वस्त्र के लिए नील उपजाना अधिक अनिवार्य वस्तु हो गया था, क्योंकि उन्हें कलर वाला कपड़ा पहनना होता था, और उनको कलर कहाँ से मिलेगा? नील उद्योग से, नील उत्पादन से। पौधा जो नील होता था उससे उन्हें कलर मिलता था, और उसकी वजह से वो कपड़ों को अलग अलग प्रकार के कलर से वो बनवाया करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब आते हैं नील उत्पादन का क्रियान्वयन कौन था? उत्पादन कौन करता था? भारतीय नील किसान। उत्पादन भारतीय नील किसान किया करते थे। और क्रेता कौन था? ब्रिटिश बगान मालिक। बाहर से उन्हें नील की बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। अब जैसे किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उन्हें 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो वो किसानों से मात्र 600 या 500 रुपये में उसे ज़बरदस्ती उसका उत्पादन करवाते थे, उससे खरीद करके, और वो अपने दाम में बेचा करते थे। तो क्रेता कौन था? ब्रिटिश बगान मालिक। और भारतीय नील किसान इसका उत्पादक करता थे। और इसके लिए अंग्रेजों ने क्या उपाय लगाया कि कैसे हम किसानों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं ताकि वो नील उत्पादन के लिए मजबूर हो जाएं। तो उसके लिए उन्होंने अनुबंध के नियम के अनुसार, ददनी प्रथा इसे बोला जाता है, अनुबंध के नियम को ददनी प्रथा बोलते हैं, और इसके माध्यम से किसानों को मजबूर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये किसान, जो बेचारे गरीब किसान जो इलिटरेट हुआ करते थे, उनको समझ नहीं आता था कि ये इसमें क्या लिखा है। वो पढ़ते भी नहीं थे, उनको बस समझा दिया जाता था कि तुम इस पे अपना मुहर लगाओ, अपना ठप्पा लगाओ या साइन करो, मैं तुम्हें ये व्यवस्था दूंगा, इतना पैसा दूंगा। तो ये किसान बेचारे तैयार हो जाते थे, और इन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया जाता था। मतलब पहले इन्हें उपजाने के लिए पैसे दे दिए जाते थे ताकि वो कंट्रोल में रहें, वो छोड़ के भागे नहीं। और किसान को 100-200 रुपये दे दिए जाते थे, और अंत में क्या होता था, जब किसानों को समझ में आता था कि ये खेती मेरे लिए नहीं है, ये फसल हमारे ज़मीन को बंजर कर रही है, तब तक वो काफ़ी देर हो चुका होता था, क्योंकि वो नील की खेती में जो पैसे वो लगाते थे, जो पूंजी लगाते थे, वो पूरा का पूरा
600 के करीब हुआ करता था और उन्हें मुनाफा भी कुछ नहीं होता था, मात्र उसके बदले भी उन्हें 600 रुपये ही मिलते थे, तो उन्हें मुनाफा नहीं मिलता था, जिसके कारण वो कर्ज को भी, जो वो कहते थे कि अगर तुम्हें खेती नहीं करनी तो मैंने जो तुम्हें पैसे दिए वो मुझे वापस करो, तो वो पैसे भी वो दे नहीं पाते थे। तो इसलिए अग्रिम राशि का भुगतान करते थे। ये एक उपाय लगाया किसानों को कंट्रोल करने के लिए, कि ताकि वो किसान हमें ये राशि चुका ना पाए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि नील की खेती अगर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जमीन बंजर हो जाती थी, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता था, उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नील की खेती से हमारा जो मिट्टी है, खेत का जो मिट्टी है वो बंजर होती जा रही है, उस पे हम बाद में फसल नहीं उपजा पाएंगे। तो इस प्रकार वो जमीन उनकी बंजर हो जाती थी, क्योंकि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाती थी। क्योंकि खाद्यान्न संकट इसलिए उत्पन्न होता था क्योंकि वो तो नकदी फसल उपजा रहे हैं, वो नील की खेती कर रहे हैं, वो अपने खाद्यान्न फसल को नहीं उपजा रहे हैं, तो उनके पास अगर अनाज नहीं होगा तो वो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि नील की खेती से भी उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा है ताकि वो अनाज बाहर से खरीद पाएं। और उनके खेत में ये नील नील ही लगा हुआ है, तो वो कहाँ से खाद्यान्न लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार उन्हें खाद्यान्न संकट को भी झेलना पड़ा, क्योंकि धान या गेहूं की खेती करना चाहते थे गलत अनुबंध के माध्यम से। अनुबंध में क्या लिखा हुआ है वो भी वो नहीं पढ़ते थे, उसके अंदर भी वो जो दर देना होता था किसानों को, जो पैसे देने होते थे, वो भी कम ही लिख दिया जाता था। जो गलत अनुबंध के माध्यम से इन्हें लूटा जाता था। इन्हें बोला जाता था कि मैं तुम्हें 800 दूंगा और अनुबंध में 600 लिख दिए जाते थे, जिससे किसान को परेशान किया जाता था, इन्हें लूटा जाता था। ददनी प्रथा ने इन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया। ददनी प्रथा के कारण किसान पूंजी ना होने के कारण कर्ज लिया करते थे जमींदारों से, और उस कर्ज तले वो धीरे धीरे फंसते चले गए। और इस प्रकार शुरुआत होती है विद्रोह की, जिसमें आज हम घटनाक्रम को जानेंगे कि क्या है घटनाक्रम नील विद्रोह में। तो जबरन नील की खेती से परेशान किसानों ने अंततः विद्रोह कर दिया। बंगाल के नदिया जिले, ये याद रखिएगा, कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसको आपको याद रखना है। तो जो घटनाक्रम है उसमें किसने नेतृत्व किया, कहाँ पे हुआ, इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुरी गांव में किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने WS सीटनकर की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया। ठीक है। इस आयोग ने किसानों के कर पक्ष को सही माना। मतलब बाद में ये जो पूरा घटना हुआ, इसमें लोगों ने विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल, जिसमें लोगों ने विद्रोह किया कि हमसे जबरदस्ती खेती कराई जा रही है, नील की खेती कराई जा रही है, और हमें इससे हमारे ज़मीन बंजर होते चले जा रहे हैं, हमसे कर वसूला जा रहा है, उस खेत से भी भू राजस्व दर वसूला जा रहा है, उस नील की खेती से हमें पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, हमें मुनाफा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से भू राजस्व दर को दे पाएंगे, कहाँ से अपना पेट पाल पाएंगे। तो इस प्रकार किसानों ने विद्रोह किया, और ये विद्रोह बहुत ही भयंकर हुआ, जिसके कारण WS सीटनकर की अध्यक्षता में इस नील आयोग का गठन किया, और किसानों के पक्ष में ये नीति लगाई गई कि अब किसानों को जबरदस्ती हम नील की खेती नहीं करा सकते हैं, हम
कोई अगर चाहता है तभी हम नील की खेती कराएंगे, नहीं तो हम ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो इसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया अपने पत्रिका के माध्यम से। तो सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग में थे दीनबंधु मित्र, जिन्होंने अपने द्वारा रचित नील दर्पण नाटक के अंदर लोगों तक बात को पहुंचाई, उन्हें जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया और अन्य लोगों को जागरूक किया कि नील की खेती हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार किसानों को जागरूक करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए दीन बंधु मित्र ने काफ़ी सहयोग किया, उन्हें समर्थन किया किसानों को। हरिश्चंद्र मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी समर्थन था। ईसाई मिशनरी ने भी समर्थन किया किसानों को। तो इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग लोग का भी समर्थन प्राप्त हुआ नील विद्रोह में लोगों को, जिसके नेतृत्व करता थे कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिसका समर्थन सर्वप्रथम किसने किया? दीनबंधु मित्र ने, और उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन सब के समर्थन के पश्चात अंग्रेज अपने घुटने पे आ गया और लास्ट में WSC टनकर ने इनके पक्ष को माना और नील विद्रोह अंततः शांत हुआ। तो इस प्रकार किसान विद्रोह के अंतर्गत हम लोग नील विद्रोह को देखें और नील विद्रोह के बारे में जाने कि किस प्रकार नील विद्रोह की शुरुआत हुई, कैसे घटनाक्रम हुई, कौन नेतृत्व करता थे। तो नील विद्रोह और किसान विद्रोह को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये मेंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन बराबर पूछ लिया जा रहा है कि नील विद्रोह क्या है, इसके बारे में बताएं, टिप्पणी करें। तो इस प्रकार आपको आंसर तभी आप लिख पाएंगे जब उसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, किस प्रकार शुरुआत हुई, कैसे नील विद्रोह, नील क्या है, नील विद्रोह क्या है, इसका घटनाक्रम क्या है। तो धीरे धीरे आप अपने पक्ष को रखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।